आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी विषय की यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो के जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है अटैक्स, ए जनरल एंड टेक्निकल व्यू। मीन्स कि जो अटैक्स है उनके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में और प्रैक्टिकल अप्रोचेज के बारे में। मीन्स अटैक्स को हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव व्यू से देखेंगे और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव व्यू से देखेंगे। उसके बाद में आता है कि एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स कौन से होते हैं, और सबसे लास्ट में आता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो हमारी रियल लाइफ में, जो हमारे कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अटैक्स, ए जनरल एंड टेक्निकल व्यू। तो कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम में होने वाले अटैक्स को अच्छे से समझने के लिए हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज अटैक्स एंड दूसरा है प्रैक्टिकल अप्रोचेज यूज्ड बाय द अटैकर्स। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा के जो सिद्धांत हैं वो अनेक प्रकार के हमलों से सामना करते हैं। जो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल है उसके ऊपर इंटरसेप्शन अटैक होता है। मीन्स इंटरसेप्शन अटैक्स की वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल लूज हो जाता है। फैब्रिकेशन अटैक्स की वजह से ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल लूज हो जाता है। मॉडिफिकेशन अटैक्स की वजह से जो इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल है वो लूज हो जाता है। एंड इंटरप्शंस अटैक्स की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का जो प्रिंसिपल्स हैं वो लूज हो जाता है। अब हम इन सभी अटैक्स को 2 भागों में बांट सकते हैं, पैसिव अटैक एंड एक्टिव अटैक्स। पैसिव अटैक, इस हमले के अंदर अटैकर जो डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है उसको मॉनिटर करने की कोशिश करता है। मीन्स जब सेंडर से रिसीवर की साइड में डेटा को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा रहा है तब अटैकर उस डेटा को मॉनिटर और कैप्चर करने की कोशिश करता है। अटैकर का उद्देश्य यह है कि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान जो डेटा भेजा जा रहा है उसमें से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इस हमले के अंदर अटैकर किसी प्रकार का डेटा में मॉडिफिकेशन मीन्स बदलाव नहीं करने की कोशिश करता है, इसलिए हम इस अटैक को पैसिव अटैक कहते हैं। तो हमें पैसिव अटैक के बचाव के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इसको पकड़ने और सही करने के बारे में सोचना चाहिए। पैसिव अटैक ओरिजिनल मैसेज के कंटेंट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं। पैसिव अटैक्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सब कैटेगरीज। पहली सब कैटेगरीज है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स एंड दूसरी सब कैटेगरीज है ट्रैफिक एनालिसिस। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट को हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हम कोई गोपनीय मीन्स कॉन्फिडेंशियल मैसेज को अपने दोस्त को भेजते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि इस मैसेज को केवल मेरा दोस्त ही एक्सेस करे, अन्यथा जो कंटेंट ऑफ मैसेज है वो हमारी इच्छा के विपरीत किसी दूसरे को पता चल जाएंगे। इसको हम कुछ सुरक्षा प्रणाली से बचा सकते हैं, जैसे कि हम
उस मैसेज को एनकोड करके भेज सकते हैं, जिससे केवल मैसेज हमारी इच्छा के अनुकूल जो रिसीवर होगा, हमारा दोस्त होगा, उसी को प्राप्त होगा, किसी और दूसरे को नहीं, क्योंकि हमने उस मैसेज को एनकोड करके भेजा है। लेकिन जब इस प्रकार अनेक मैसेज कम्युनिकेशन चैनल मीन्स इंटरनेट पे भेजे जा रहे हैं, तो अटैकर उन मैसेजेज में से सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करता है कि उनमें क्या एक समानता है, और कुछ पैटर्न्स का पता करने की कोशिश करता है, और उन पैटर्न्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। तो इसको हम ट्रैफिक एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद में आता है एक्टिव अटैक्स। एक्टिव अटैक्स के अंदर अटैकर ओरिजिनल मैसेज में बदलाव करने और झूठे मैसेज भेजने की कोशिश करता है। इस प्रकार के हमलों से आसानी से नहीं बचा जा सकता है। ये हमले इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन की फॉर्म में हो सकते हैं। इंटरप्शन हमलों को हम मास्कुरेड हमले भी बोलते हैं। मॉडिफिकेशन हमलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, रिप्ले अटैक और अल्टरेशन ऑफ मैसेजेज। और लास्ट में फैब्रिकेशन अटैक की वजह से जो अटैक होता है उसको हम बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक। अब हम इन सभी हमलों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मास्कुरेड। ये वह हमला होता है जब एक अनऑथराइज्ड मीन्स अनधिकृत एंटिटी अपने आप को दूसरी एंटिटी होने का दावा पेश करता है। जैसे कि एक यूजर सी है जो अपने आप को यूजर ए होने का दावा करता है और यूजर बी को मैसेज भेजता है, और यूजर बी जो कि ये विश्वास कर लेता है कि ये मैसेज यूजर ए से आया है, जबकि ये मैसेज तो यूजर सी ने भेजा है, ना कि यूजर ए ने भेजा है। उसके बाद में रिप्ले अटैक। रिप्ले अटैक के अंदर एक यूजर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या कुछ डेटा यूनिट्स को कैप्चर करने की कोशिश करता है और उनको फिर से भेजता है। जैसे माना कि यूजर ए यूजर सी के खाते में कुछ पैसे भेजना चाहता है, और यूजर ए यूजर सी के खाते बैंक बी में है। इसके लिए यूजर ए एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बैंक बी को पैसे ट्रांसफ़र करने का भेजता है। इसके अंदर यूजर सी इस मैसेज को कैप्चर करता है और उसी मैसेज को बैंक बी को फिर से भेज सकता है। बैंक को इसके बारे में पता नहीं है कि ये एक अनऑथराइज्ड मैसेज है। बैंक भी ये समझता है कि कोई दूसरा और फिर से यूजर ए द्वारा फंड ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आई है, इसलिए यूजर सी को दो बार पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एक तो ऑथराइज्ड मैसेज से और दूसरे रिप्ले अटैक से। उसके बाद में आता है अल्टरेशन ऑफ मैसेजेज। अल्टरेशन ऑफ मैसेजेज के अंदर मूल मैसेज में बदलाव कर देते हैं। जैसे माना कि यूजर ए एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बैंक बी को भेजता है कि यूजर डी के खाते में $1000 ट्रांसफ़र करने हैं। इसके अंदर एक यूजर सी इस मैसेज को कैप्चर कर सकता है और इस मूल मैसेज को बदल के $1000 की जगह $10,000 कर देता है। यूजर डी की जगह यूजर सी कर देता है। इसके अंदर अमाउंट और जो रिसीवर है वो दोनों ही बदल गए हैं। इसको हम बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ मैसेज अटैक। अब हम देखते हैं
डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में। इस हमले के अंदर अटैकर अधिकृत यूजर कुछ सर्विसेज जिनके लिए वो योग्य है उसको वह यूज करने से रोकने की कोशिश करता है। माना कि जैसे एक अनाधिकृत यूजर बहुत सारी लॉगिन रिक्वेस्ट सर्वर को रैंडम यूजर आईडी एक के बाद एक बहुत कम समय में भेजता है, जिससे नेटवर्क के अंदर फ्लड की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे एक अधिकृत यूजर नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाता है। तो ये हमने सभी अटैक्स के बारे में पढ़ा है। एक्टिव अटैक्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल अप्रोचेज यूज्ड बाय द अटैकर्स। तो अभी तक हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड अटैक के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ लेंगे प्रैक्टिकल साइड्स ऑफ अटैक, जो कि हमारी रियल लाइफ में अनेक प्रकार से आ सकते हैं। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है एप्लीकेशन लेवल अटैक और दूसरा है नेटवर्क लेवल अटैक। तो पहले हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन लेवल अटैक। एप्लीकेशन लेवल अटैक के अंदर जो अटैकर है किसी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन को यूज करने से या बदलाव करके हमें रोकने की कोशिश करता है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे वह इंटरनेट पे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन प्राप्त करना और किसी ट्रांजैक्शन मैसेज में अमाउंट का बदलाव करना है। उसके बाद में आता है नेटवर्क लेवल अटैक्स। इस अटैक्स के अंदर जनरली नेटवर्क की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको कम करने की कोशिश की जाती है। ये अटैक या तो नेटवर्क को स्लो कर देते हैं या उसको पूर्ण तरीके से बंद करने की कोशिश करते हैं। अब एप्लीकेशन लेवल और नेटवर्क लेवल पर होने वाले हमलों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, एप्लेट एंड एक्टिवएक्स कंट्रोल, कुकीज एंड स्क्रिप्ट्स। तो सबसे पहले है वायरस। वायरस क्या है? ये हमला एप्लीकेशन लेवल या नेटवर्क लेवल पर हो सकता है। वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम कोड का टुकड़ा है जो अपने आप को एक अधिकृत प्रोग्राम कोड के साथ अटैच कर लेता है। जब अधिकृत प्रोग्राम कोड को रन किया जाता है तब ये प्रोग्राम भी अपने आप को रन उसके साथ में कर लेता है। ये कंप्यूटर में या सेम नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम को भी इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस को हम रिपेयर कर सकते हैं और इससे होने वाले नुकसान को अच्छे बैकअप प्रोसीजर से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब आता है वॉर्म्स। यह वायरस से थोड़ा सा अलग है। वायरस प्रोग्राम में चेंजेज करने की कोशिश करता है, जैसे ओरिजिनल प्रोग्राम के साथ में अपने आप को अटैच करके, जबकि वॉर्म प्रोग्राम में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं करता है। ये अपने आप की बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। मीन्स कि जो उसका कोड वार्म का कोड होता है उसको बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। इस रेप्लिकेशन प्रोसेस के कारण जिन कंप्यूटर और नेटवर्क में ये रहता है उनको ये या तो धीमे कर देता है या पूर्ण तरीके से बंद कर देता है।
अब आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स ये भी एक गुप्त कोड का टुकड़ा है, वायरस के समान, लेकिन ये वायरस से थोड़ा सा अलग है। वायरस का उद्देश्य कंप्यूटर और नेटवर्क में बदलाव करने का है, जबकि ये अटैकर को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिवील करने की कोशिश करता है। जैसे लॉगिन स्क्रीन का कोड है, उसमें चुपचाप से ये बैठ जाता है अपने आप को उस कोड के साथ में अटैच करके। जब यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करता है तो ट्रोजन हॉर्स उसको कैप्चर कर लेता है और ये कैप्चर की गई इंफॉर्मेशन अटैकर को भेज देता है। अटैकर इस इंफॉर्मेशन का यूज करके, जो कि यूजर आईडी और पासवर्ड है, उनका यूज करके सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एप्लेट्स एंड एक्टिवएक्स कंट्रोल। इंटरनेट के काम में आने वाले जो एप्लीकेशन www एप्लीकेशन के कारण एक्टिवएक्स कंट्रोल और एप्लेट्स का डेवलपमेंट हुआ। जो www मीन्स वेब एप्लीकेशन है, वो HTTP प्रोटोकॉल की सहायता से क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन प्रदान करने का काम करता है। क्लाइंट वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को काम में लेता है और सर्वर वेब सर्वर को काम में लेता है। क्लाइंट ब्राउज़र की हेल्प से वेब पेज के लिए वेब सर्वर को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। वेब सर्वर उस वेब पेज को ढूंढता है और HTTP प्रोटोकॉल की सहायता से वेब ब्राउज़र को वापस भेज देता है। वेब ब्राउज़र उस वेब पेज को इंटरप्ट करके उसके कंटेंट को यूज़र की स्क्रीन पे दिखाता है। जैसे आप www.google की रिक्वेस्ट भेजते हो तो फिर आपको गूगल का जो पेज है वो ओपन होता है। तो बहुत सारे वेब पेजेस के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो क्लाइंट के कंप्यूटर पर वेब पेज के साथ में डाउनलोड हो जाते हैं और बाद में ये प्रोग्राम ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। इसके लिए सन माइक्रोसॉफ्ट ने जावा एप्लेट्स प्रोवाइड करे हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिवएक्स कंट्रोल। एप्लेट्स और एक्टिवएक्स कंट्रोल क्लाइंट साइड में कुछ प्रोसेसिंग करने के काम आते हैं, लेकिन कई बार ये कंप्यूटर को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। जैसे हार्ड डिस्क से फाइल्स को डिलीट करना, पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेना या जंक ईमेल्स को भेजना। अब हम पढ़ेंगे कुकीज़ क्या है। ये इंटरनेट की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंटरनेट HTTP प्रोटोकॉल का यूज करता है, जो कि एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। तो स्टेटलेस का क्या मतलब है? जैसे क्लाइंट कंप्यूटर वेब सर्वर को वेब पेज के लिए एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, तो वेब सर्वर अपनी डिस्क के अंदर
वेब पेज का पता लगाता है और क्लाइंट को वापस भेज देता है। और इस के बारे में पूर्ण तरीके से भूल जाता है कि क्लाइंट ने मेरे को क्या रिक्वेस्ट भेजी थी। लेकिन जब क्लाइंट कंप्यूटर फिर से इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है सर्वर के साथ में, तो उसको फिर से अपने आप को सर्वर से आइडेंटिफाई कराना पड़ता है अपनी अगली HTTP रिक्वेस्ट के लिए। अन्यथा सर्वर को ये पता नहीं कि इसी क्लाइंट ने पहले भी एक HTTP रिक्वेस्ट भेजी थी। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जिनके क्लाइंट और सर्वर के बीच में फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन होता है। इसलिए सर्वर पर क्लाइंट को प्रत्येक HTTP रिक्वेस्ट पे आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसका नाम है कुकीज। कुकीज स्टेट इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करती है, जिसे क्लाइंट को सर्वर पर आइडेंटिफाई करना। इसके अंदर वेब सर्वर वेब ब्राउज़र को एक कुकीज भेजता है और वेब ब्राउज़र उसको क्लाइंट कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेता है। ब्राउज़र जब भी सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके साथ में कुकीज भी भेजता है, जिससे क्लाइंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। अब हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट्स, VB स्क्रिप्ट एंड जे स्क्रिप्ट टैग्स। तो एक वेब पेज का निर्माण हम एक स्पेशल लैंग्वेज मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की सहायता से करते हैं, और ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग की शुरुआत जो सिंबल दिया हुआ है बिगिन सिंबल उससे करते हैं और उसको एंड इस सिंबल से किया जाता है। और जो टैग्स के बीच में मीन्स टैग की बाउंड्रीज है उसके बीच में हमको ओरिजिनल मैसेज लिखने की कोशिश करते हैं या ओरिजिनल मैसेज लिखा हुआ होता है, और जो ओरिजिनल मैसेज है वो उस टैग के बीच में लिखा रहता है, वही यूज़र की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। जैसे आपने एक टैग लगाया है B, और ये इनिशियल टैग है, बिगिन टैग है, और ये एक एंड टैग है इसी का। तो इन टैग्स के बीच में जो भी टेक्स्ट रहेगा जो भी टेक्स्ट है इन टैग्स के बीच में ये एक बोल्ड टैग है, तो आपकी स्क्रीन पे ये जो लिखा टेक्स्ट है वो बोल्ड गहरा होके आपको दिखेगा। ब्राउज़र इस टैग के बीच में लिखे हुए टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। HTML टेक्स्ट के साथ साथ वेब पेज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स का भी उपयोग करता है। अनेक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्राम जैसे जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, जो कि क्लाइंट कंप्यूटर के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे एक यूज़र ऑनलाइन बुकिंग की वेबसाइट विजिट करता है और वेबसाइट में ये आवश्यक है कि एक यूज़र को कम से कम 3 बुक का ऑर्डर देना है, तो वेब पेज एक स्मॉल जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम रखता है जो कि ये स्थिति सुनिश्चित करता है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ऑर्डर देने से पहले कि कम से कम 3 बुक का ऑर्डर आपको देना है, अन्यथा जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये काम
HTML लैंग्वेज नहीं कर सकती है। इसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो कई बार ये स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम्स क्लाइंट कंप्यूटर के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। तो आज हमने कौन कौन से अटैक्स, रियल टाइम में अटैक्स हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क में हो सकते हैं, उनके बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्पेशल जो अटैक्स हैं नेटवर्क पे होने वाले, कुछ स्पेशल कैटेगरीज के अटैक्स हैं, जैसे IP स्पूपिंग, DNS स्पूपिंग या IP स्निपिंग, पैकेट स्नूपिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।